बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेजबान ज़रगाब राजपूत और मेरे साथ है अनवार खावर। सबसे पहले हम बात करेंगे आज रोज पेटल की, क्योंकि जब हम स्टूडियोज में आए हैं तो मैंने देखा है कि मुख्तलिफ पैकेजिंग में हमारी टेबल पर रोज पेटल मौजूद है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा टिश्यू का ब्रांड है और 40 साल हो गए इस ब्रांड को, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इतने सालों तक जो कंसिस्टेंसी है क्वालिटी की वो बरकरार रखना बड़ा मुश्किल काम होता है और साथ ही साथ आने वाले सालों में उस क्वालिटी को मजीद बेहतर बनाना भी सबसे बड़ा काम है। तो जो सबसे नरम और सबसे बेहतरीन टिश्यूज हैं वो मैंने तो अपनी लाइफ में ही देखा है। ऑफिस में भी हम लोग रोज पेटल ही यूज करते हैं और घरों में भी रोज पेटल को ही इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि जब भी घर में आप देखते हैं ना कि कोई ना कोई फेस्टिविटी है, कोई ना कोई इवेंट है, तो आप जब भी ग्रोसरी के लिए जाते हैं तो घर की खवातीन की प्रायोरिटीज में अगर कोई टिश्यू पेपर होता है तो वो रोज पेटल होता है। वो इसलिए भी क्योंकि सॉफ्ट टेक्सचर है, स्मूथ है और इजीली वाइप आउट हो जाती है चीजें। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा न सिर्फ आपके लिए टिश्यू पेपर है बल्कि ये कि आपकी मजीद चीजों को, जहां पर आपने अच्छा खाना बनाया है, घर को अच्छी तरीके से रेनोवेट करके रखा है, डेकोर करके रखा है, तो आपकी कोशिश ये होती है कि छोटी छोटी चीजें जो है ना वो भी टू द पॉइंट होनी चाहिए। और इसको टू द पॉइंट मजीद बनाने के लिए बहुत सारी वैरायटीज इसमें अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें पॉपअप है, एसेंशियल है, ओकेजन पैक है, परफ्यूम पैक है और मल्टी कलर स्मार्ट पैक, रेगुलर स्मार्ट पैक, परफ्यूम्ड। तो ये एक जो है ना काफी बड़ी रेंज है बिल्कुल ऐसी। और हाल ही में हम देख रहे हैं कि जो एसेंशियल्स पैक है जो सबसे ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ है, ये मुतारिफ करवाया गया, जिसमें 70 के करीब टिश्यूज मौजूद हैं और इसकी प्राइस 150 है। तो महंगाई के दौर में प्राइस को कंट्रोल करना, क्वालिटी को मैनेज करना और एक अच्छी क्वालिटी लोगों को प्रोवाइड करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है तमाम ही कंपनीज को, जिसमें हम देख रहे हैं कि रोज पेटल सबसे ज्यादा लीड करती है, हमें दिखाई दे रही है। सबसे अच्छे टिश्यूज ये बना रहे हैं और उसके बाद जो डीलक्स पैक है उसको ओकेजन्स पैक में तब्दील कर दिया गया है और इस पैक की जो पैकेजिंग है वो भी बहुत ज़्यादा शानदार है। जो कीमत है वो उसकी 400 रुपये रखी गई है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है आजकल के टाइम पे, जब हम देख रहे हैं कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो चीज़ों की प्राइस को कंट्रोल करना और क्वालिटी को बेहतर बनाना। अच्छा, ये चीज़ मुझे इसलिए भी अच्छी लग रही है, मुझे नहीं पता कि आप ग्रोसरी खुद जाते हैं या आपके घर के खवातीन खुद ही जाते हैं। जी, तो फिर वहां पर आप खुद भी आइडिया करेंगे कि जब आप मुख्तलिफ, आपके पास थोड़ी चीप प्राइस में भी प्रोडक्ट रखी होती है ना, तो जो क्वालिटी यूजर है वो उसकी यही कोशिश होती है कि 2 रुपए हम ज्यादा दे दें लेकिन हम चीज अच्छी खरीद लें। क्योंकि डेफिनेट सी बात है, आप बच्चों का फेस साफ कर रहे हैं, आप कुछ और करें, आपने किसी जगह को क्लीन करना है, तो पेपर की फाइन क्वालिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि फेस पर रैशेस ना हो, आपकी स्किन खराब ना हो और अगर कोई भी काम आप उससे नीट करना चाह रहे हैं तो वो इजीली हो जाए। तो मेरी प्रायोरिटीज में वैसे वाकई मेरी गाड़ी में भी रोज पेटल ही रहा है और मेरे घर में भी रहा है। चले जी, आगे बढ़ते हैं और अब शामिल करते हैं टॉप स्टोरी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ मुखालिफिन हम आवाज। पीसीबी में सियासत अब भी उरूज पर, पसंद के फैसले जारी। मौसमियाती तब्दीलियां और स्मोक बड़ा मसला, आलमी बैंक ने पाकिस्तान को खबरदार कर दिया। सर्दियां हमारी खुराक और मोटापे में ताल्लुक क्या? और दुल्हा बनने के लिए 20 लाख का हार महंगा पड़ गया। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा इलेक्शन के हवाले से, जहां हम देख रहे हैं कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तो करवा लिए हैं, जैसे तैसे करवा लिए हैं, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही हैरान कुन अंदाज में किया गया है। और अब जो इतलात हैं वो ये हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना होने के बायस पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हैं उनका तमाम प्रोसेस ही इस वक्त मशकूक हो चुका है। ये खाली कुर्सियां, खाली मेज़ें आप देख रहे हैं, ना ही वहां पर कागजात नामजदगी छपवाए गए हैं, ना ही वोटर्स लिस्ट मौजूद थी, ना ही उम्मीदवारों को लड़ने का मौका दिया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस स्टेटस को की बात करती थी, हमने देखा कि उसी में मुब्तला हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी पार्टियों को निशाना बनाती रही, मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, कि मरूसी सियासत करते हैं। और यहां पर हमने देखा कि जिस तरह की एग्जाम्पल एक सेट की गई है वो पीटीआई के लिए एक सेटबैक साबित हो सकती है। और अभी हम ये देख रहे हैं कि मुखालिफिन ने इस पर एतराजात उठाना शुरू कर दिए हैं, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान पलटाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब ये कहते हैं कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शफाफियत नजर नहीं आई और वोटर लिस्ट नहीं दी गई। अब अकबर इस बाबर को मुकाबला करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए था, ये भी जो एतराज है वो सामने आया है। तहरीक इंसाफ
इंसाफ की सरबराही अब साबिक चेयरमैन पीटीआई के हाथ में नहीं रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बैरिस्टर गौहर अली साहब जो हैं वो बिला मुकाबला नए पार्टी चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि उमर अयूब साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, अलीमीन गंडापुर जो है वो केपीके के सूबाई सदर है, मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान के सदर, जबकि हलीम आदिल शेख सिंध के सदर, यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो पंजाब के सदर बन चुकी हैं। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए बनाए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्ला नियाजी ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने रूल्स के तहत इलेक्शन करवाए हैं, लेकिन पार्टी बल्ले के निशान पर ही इलेक्शन बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने बर वक्त इलेक्शन को ही मुल्की मसाइल का हल करार दिया है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है जिसे सियासी जमातों में गुफ्तगू का माहौल बनाना चाहिए, यानी कि अभी भी ये तमाम जमातें एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ही देख रही हैं और अभी तक 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल दरामद भी नहीं हुआ है और कुछ लोगों की गलत फहमी है कि हवा का रुख बदल चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बड़ी मूव सामने आई जहां मिफ्ताह इस्माइल को पार्टी में शमूलियत की दावत भी दी गई है। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग के मुखालिफ वोट को हासिल करना चाहती है और अगर बिलावल ये समझते हैं कि नून लीग पर तनकीद से वो वोट ले सकते हैं तो फिर वो पूरा जोर लगा कर देख लें। 18वीं आईनी तरमीम पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम खत्म करने के बारे में हमारा कोई इरादा नहीं है, 18वीं तरमीम अभी अधूरी है। हमारा जो प्लान है वो 18वीं तरमीम को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। इसी हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तजियाकार रशीद साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने देखा इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं था, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो तमाम प्रोसेस था वो भी मशकूक हो गया। इसमें आप किस तरह से देख रहे हैं? इलेक्शन में ना कागजात नामजदगी छपवाए गए, ना ही वहां पर वोटर लिस्ट थी, ना उम्मीदवारों को लड़ने का मौका मिला, तो इलेक्शन कमीशन क्या इन इंतखाबात को तस्लीम करेगा? शुक्रिया। बिसाइड द प्रोसीजर मैं इसको पीटीआई के लिए एक नेक शगुन समझता हूँ कि एटलीस्ट जो नए चेयरमैन है वो साफ स्पोकन है, उनकी बहुत सारे हलकों से बन रही है और जो मुक़य्यद चेयरमैन है पीटीआई उनके मुकाबले में उनकी पॉलिसी जो है वो शायद इस काबिल हो कि जो मुक़्तदिर हल्के हैं उनसे पीटीआई आगे बात बढ़ाए। और अगर इस सारे मरहले में पीटीआई अपना सिर्फ वजूद ही बरकरार रख पाए, ये इलेक्शन में जाना फिर बल्ले का निशान हासिल करना ये आसानी बातें हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो पीटीआई को दरपेश था कि अपना वजूद बरकरार रखे। मेरे ख्याल में ये पहला स्टेप उठाया गया है, ये एक अच्छा इकदाम है। तमाम सियासी जमातों की के अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं लगभग इसी किस्म के होती हैं, मां सिवाय जमात इस्लामी के जरिया बाकी जो जितनी भी सियासी जमातें बशमूल मुस्लिम लीग नून इसी किस्म के वो नामजदगियां होती है। और तो फिर रशीद साफ़ी साहब हमने जब ये प्रैक्टिस होते हुए देखी है माजी में भी, तो फिर पीपल्स पार्टी हो जाए या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो जाए, वो किस मुंह से बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए हमें नजर आती है। फिर दूसरा ये भी सोशल मीडिया पर भी आपने देखा है लोगों का रुझान के मुखालफत तो वैसे की जा रही है जैसे इन्होंने अपनी पार्टी से कोई कैंडिडेट खड़ा करना था चेयरमैन की नशिस्त के लिए। एक पार्टी है जिसने जून 2021 में इलेक्शन करवाने थे और इलेक्शन कमीशन ने उनको बार बार लिखा और आखिरकार एक हफ्ते का अल्टीमेटम जब दिया गया कि इसके बाद आपकी पार्टी की जो रुकनीत है या जो रजिस्ट्रेशन है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मंसूख कर दी जाएगी, उसके बाद एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई और उस पार्टी का नाम पीटीआई नहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून था। तो ये सारा प्रोसेस तमाम जमातों में होता है, मां सिवाय मैंने जिस तरह अर्ज की कि जमात इस्लामी के अरकान का एक शूरा होता है और उसी के तरीक़ाकार के मुताबिक ही एक मुंतखब एक जमहूरी तरीके से इंतखाबात का अमल होता है। अभी आपने आगाज में टिश्यू पेपर का जिक्र किया, वाकई रोज पेटल मेरा भी पसंदीदा टिश्यू पेपर है, लेकिन जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातों को टिश्यू पेपर के तौर पर वक्तन फवक्तन इस्तेमाल करती रहती है, इसी तरह सियासी जमातें भी अपने जो कारकुन हैं और अपने जो दीगर रहनुमा हैं
उनको टिश्यू पेपर की तौर पे इस्तेमाल करती रहती है। ये गौहर अली खान शरीफ इंसान है, इमरान खान साहब को पता है कि जब भी उनको कहेंगे तो वो उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके एक साइड पे फेंक देंगे और खुद वापस अपने बागडोर संभाल लेंगे पार्टी के। तो उन्होंने बुज़दार की तरह और महमूद खान की तरह ही किसी शख्सियत को अपना जो है जानशीन नामजद करना था, वगरना शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे, परवेज इलाही मौजूद थे, और अगर जेल की बात की जाए यास्मीन राशिद साहबा जो है वो मौजूद थी, तो ये अली अमीन भी तो मफरूर है। इस पे कई रहनुमा जो मुंतखब हुए हैं वो भी तो जेल में है। लेकिन तो उनको फिर आप किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज जिन मुश्किलात का सामना है वो 9 मई की वजह से है, और जिन लोगों को नामजद किया गया है जिसमें अली अमीन गंडापुर आप भी कह रहे हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, तो फिर ये तो वही लोग हैं जो साने 9 मई में भी मुलव्वस थे। तो फिर इसका मतलब तो यही है, यही पैगाम दिया गया कि पीटीआई की जो कोर कमेटी है वो साने 9 मई के साथ ही है। नहीं, देखिए, गौहर अली खान को चेयरमैन मुंतखब करके सेलेक्ट करवा के वो एक दूसरा मैसेज दिया गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब अगर वाकई किसी जेन्युइन सियासी कायद को अपनी क़यादत ट्रांसफ़र करना चाहते तो ये शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, यास्मीन राशिद साहिबा, ये तमाम लोग भी जेल में है। अली अमीन ही की तरह मफरूर है जो ये बलूचिस्तान से जो मुंतखब हुए, उन्हीं की तरह वो सारे लोग मतलूब है। गौहर अली खान जो है उनका इंतखाब इसलिए किया गया कि वो एक वकील है, वो बार बार इमरान खान से हफ्ते में 2-3 दफा मिल सकते हैं, जो पैगाम उन्होंने पहुंचाना होगा, जो हिदायत देनी होगी, वो उनके लिए आसानी है। इमरान खान ने अपनी आसानी देखी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन या किसी कानून और ज़ाब्ते को उन्होंने मलहूज़ खातिर रखते हुए पार्टी में इलेक्शन करवाए हैं। और एक इसमें दूसरा नुक्ता हो सकता है कि पीटीआई इस इक़दाम के बाद जो है उनका वजूद फिल वक्त बच जाए और इंतखाबात में उनको हिस्सा लेने की इजाजत भी मिले और भले का निशान भी मिले। लेकिन आने वाले वक्तों में बड़ा जो जिस तरह आपने आगाज में इंतखाब के तरीक़ेकार पे एतराज उठाया या जो आपने नुकात उठाए, तो अकबर इस बाबर कह चुके हैं कि वो अदालत जाएंगे। बिलफर्ज ये जमात भले के निशान के साथ इंतखाबात में जाती है और कुछ लोग जीत के आते भी हैं पार्लियामेंट में, तो कल अगर उनकी इस पूरे प्रोसेस को चैलेंज किया गया, लेकिन कैसे साफी साहब पीटीआई का तो मौके ये भी रहा है ना। जी एक छोटी सी बात इसमें, इस पे अगर आने वाले माजी करीब में अगर इस इंतखाब को कलअदम करार दिया जाता है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के, तो जो मुंतखब अरकान होंगे वो भी अपनी नशस्तें को जाएंगे, जो पीटीआई के लिए मजीद जो एक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकती हैं। अच्छा, अब मेरा सवाल ले लीजिए ये कि पीटीआई तो ये मौक़िफ़ दे रही है ना कि उन्होंने तो अकबर एस बाबर की जो रुकनियत है उसे मुअत्तल कर दिया था, उसके बावजूद वो किस तरीके से इसके ऊपर आवाज उठा सकते हैं, ये तो ये बताएगा। दूसरा ये कि बैरिस्टर गौहर अली साहब के हवाले से आप जो बार बार बात कर रहे हैं ना कि सॉफ्ट स्पोकन है, बाकी भी बासर हल्कों से उनकी जरा बातचीत का जो तरीकाकार है वो थोड़ा सा जरा पॉजिटिव रहता है, आपको लगता नहीं है कि अगर वो वाकई इतनी सॉफ्ट स्पोकन है तो आगे उन्हें एडवांटेज मिलेगा पॉलिटिकली, और फिर हो सकता है कि आगे अकबर एस बाबर जैसे लोग चलकर क्या कहते हैं पार्टी के अगेंस्ट कोई ना कोई दरखास्त देते हुए हमें ना नजर आए, मामला बेहतर हो जाए एस्टेब्लिशमेंट के साथ? नहीं, देखे, अकबर एस बाबर तो ऐलान कर चुके हैं और उनके जो रुकनियत के हवाले से है उसके ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का फैसला मौजूद है कि वो बानी अरकान में से है क्योंकि वो दस्तावेज पेश कर चुके हैं, बल्कि अदालतों ने भी अकबर एस बाबर को रुकन तस्लीम किया है और अभी तक उनकी रुकनियत खत्म तस्वुर नहीं है कानून और जो पीटीआई के जो आईन है उसके मुताबिक, तो वो मामलात को बिगाड़ सकते हैं। लेकिन एक ये इतना जल्द नहीं होगा, एक तवील प्रोसेस होगा, क्योंकि अभी इस इंतखाबात के हवाले से तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा होने हैं, फिर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने उसको देखना है, जो एक खुसूसी बोर्ड, फाइनेंस बोर्ड इलेक्शन कमीशन के अंदर कायम हुआ है, उसने उन तमाम चीजों को देखना है। फिर अकबर एस बाबर जैसे लोग अगर रुजू करेंगे इलेक्शन कमीशन से, पहले उन्हें रुजू करना पड़ेगा, उसके बाद अदालतों में उन्हें जाना होगा, एक प्रोसेस होगा, एक लंबा प्रोसेस होगा। और इसमें जिस तरीके से पीटीआई के खिलाफ फैसले पे फैसले आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि रिलीफ जो है पीटीआई को ही मिल जाएगा। जो हवाओं के रुख है उनके अगेंस्ट है, तो इसमें अकबर एस बाबर
जैसे लोगों को एडवांटेज हासिल हो सकता है और पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। लेकिन साफी साहब, इस सिचुएशन में फिर आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जितनी मुश्किलात हैं, आपको लगता है इलेक्शन लड़ पाएंगे या फिर इलेक्शन का बॉयकॉट ही कर देंगे? देखिए, मैंने तो आपको ये कहा कि ये जो इन्होंने मूव ली है, उनकी ख्वाहिश है कि वो किसी न किसी तरीके से इलेक्शन के रन में रहे। इसलिए गौहर अली खान जैसे पूरे जो एक पूरा प्रोसेस था उनको लाने का एक तरद्दुद जो की गई है, वो इसीलिए की गई है कि पार्टी में एक हल्का मौजूद है जो चाहता है कि इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए और मैदान जो है खाली ना छोड़ा जाए, क्योंकि मैदान खाली छोड़ने की जो कीमत इस वक्त पीटीआई अदा कर रही है उनके सामने, जिस तरह पंजाब असम्बली से और केपी असम्बली से और फिर उससे पहले जो कौमी असम्बली से जो निकले थे, तो मेरे ख्याल में उनकी ख्वाहिश तो जरूर होगी कि वो मैदान में रहे और मैदान खाली ना छोड़े। लेकिन जो मैंने आपको कहा कि जो मुक़्तदिर हल्के है और जो उनके जो बाकी कानूनी और आईनी मसाइल है, अगर उससे वो बच पाते ही तो तब, और गौहर अली खान को लाने का मतलब मेरे ख्याल में यही है कि वो चाहते हैं कि कम से कम केपी में उनका वोट बैंक स्टिल इंटैक्ट है और परवेज खट्टक साहब की मकबूलियत या उनकी जो काविशें है अभी तक रंग लाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो केपी में और जनूबी पंजाब के कुछ हलकों में पीटीआई को ये उम्मीद है कि चाहे इमरान खान साहब जेल में हो या जेल से बाहर हो, तो कुछ ना कुछ वो पार्लिमानी तौर पे हासिल कर सकते हैं। इसलिए वो इलेक्शन में मेरे ख्याल में जाना तो चाहेंगे, अगर जाने वालों ने उनको जाने दिया तो। अच्छा सर, अब जाने वाले तो चले गए, लेकिन कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं जो कुछ लोगों को भी हमें वेलकम करते हुए नजर आ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, 2 रोज से हमने देखा वीकेंड पे भी खासा नाम गर्दिश करता रहा है मिफ्ता इस्माइल साहब का कि वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी ऐसा चाह रही है कि वो उनकी जमात में जाए। किस तरह से कितना पॉजिटिव एडिशन देखेंगे आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कि अगर नून लीग के कुछ नाराज अरकान पीपल्स पार्टी की तरफ जाने का इरादा रखते हैं, उसमें कामयाब होते हैं? आप जानते हैं कि मिफ्ता इस्माइल कराची से उनका ताल्लुक है और कभी वो कराची से जीत के नहीं आए, तो पार्लिमानी तौर पे तो कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन नहीं होगा, लेकिन इंटेलेक्चुअली वो बहुत स्ट्रांग शख्सियत है, उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है। वो शाहिद खान अब्बासी जैसे लोग जो है वो इस लिहाज से, शाहिद खान अब्बासी तो इलेक्टेबल है, वो तो सीट भी जीत सकते हैं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो बहुत मुश्किल, मुझे लगता है कि अगर वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन भी करेंगे तो कराची से उनके जीतने के इम्कानात बहुत कम है। लेकिन पीपल्स पार्टी का अलमिया एक दूसरा है, जो जरदारी साहब पुरानी सियासत के वो अलंबरदार है और उनके बेटे ने जो है जोश जवानी और जोश खिताबत में आके जो है एक नई सियासत की बुनियाद डालने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बलाखिर कामयाबी जो है इस वक्त मुझे जो नजर आती है वो पुरानी सियासत की होंगे। उनके वालिद साहब जो चाहते हैं वो नविश्ता दीवार पड़ चुका है। आसिफ अली जरदारी साहब जो है गाक सियासतदान है, उनको ये पता लग चुका है कि बारी जो है वो नवाज शरीफ साहब की है और अच्छा सियासतदान या पाकिस्तानी सियासत को समझने वाला सियासतदान अपने वक्त का और अपने हक में चलने वाले हवाओं का इंतजार करते हैं। वो बिलावल भुट्टो की तरह जोश खिताबत और जज्बात में आके मुखालिफाना बयानात देखकर मुश्किलात में इजाफा अपने लिए नहीं करता। देखिए, पीपल्स पार्टी को इस वक्त खदशा तो ये है कि एक तो उनको ये अंदाजा हो चुका है कि वफाक उनके हाथ से निकल चुका है, उनके साथ हाथ हो चुका है या उनको गलतफहमी हो गई थी, मुस्लिम लीग नून ही के ज्यादा चांसेस बन रहे। अब जो उनको ज्यादा तकलीफ है वो सिंध के हवाले से है और जरदारी साहब को ये डर लाहक है कि कहीं जाम सादिक की तरह किसी को सिंध में वजीर आला बना के उनके हाथ से सिंध का किला ही ना निकले। इसलिए जरदारी साहब कम हिस्से पे, केक के कम हिस्से पे इक्तिफा करते हुए ये चाहते हैं कि सिंध में उनका मैंडेट बरकरार रहे और आने वाले दिनों में वो आरिफ अलवी को रिप्लेस करके वानी सदर में वापस आए और सियासत में अपनी रेलेवेंसी को और अपनी जुमात को की मौजूदगी को वो बरकरार रखे। लेकिन साफी साहब, आप क्या समझ रहे हैं जो जोश खिताबत हम बिलावल भुट्टो का देख रहे हैं वो उनका जाती है या फिर आसिफ अली जरदारी ने ही फ्रंट एंड पर उन्हें रखा हुआ है?
देखिए, एक स्ट्रेटेजी के तहत ही दोनों कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि जरदारी साहब जो है वो वफाक की पे उनकी नज़र है और इस वक्त उनका फोकस जो है वो ईवान वज़ीर-ए-आज़म से हट के ईवान सदर पे उनकी निगाहें मुर्तकिज है। और बिलावल भुट्टो साहब जो है वो चाहते हैं कि पंजाब से पीपल्स पार्टी को कोई ना कोई हिस्सा मिले और सिंध सिक्योर हो। सिंध में आप जानते हैं कि जितनी भी पीपल्स पार्टी मुखालिफ कुव्वतें हैं, GDA, JUI, इस तरह कौम पर सिंधी जो पीपल्स पार्टी के अलावा है MQM, ये सब मुस्लिम लीग की तरफ उनका झुकाव है और मुस्लिम लीग की तरफ वो जा चुके हैं। इसलिए सिंध में 15-20 साल तक उनको वो जो पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार किया है उसके नतीजे में उन्होंने कुछ ज्यादा डिलीवर नहीं किया है और अंदरूनी सिंध में भी उनको बहुत सारे मसाइल का सामना है। तो जरदारी साहब सिंध को बचाना चाहते हैं और बिलावल साहब जो है उनको इस्लामाबाद आने की जल्दी है। ये दो एक मुख्तलिफ बयानियां हैं, एक दूसरे के साथ इसको आप इख्तिलाफात का नाम दे या स्ट्रेटेजी का नाम दे, लेकिन मैंने आपको बताया कि बिलावल साहब जो कह रहे हैं या जो उनकी जो ख्वाहिश है उस बयानिया को ज्यादा तकबीयत मिलने वाली नहीं है। जीत जरदारी साहब की पुरानी सियासत की होगी अगर जरदारी साहब की बात, जाहिर है उन्हीं की बात मानी जाएगी। और मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं कि अगर मुस्लिम लीग नून, वफाक और पंजाब को सिक्योर करने में कामयाब होती है तो पीपल्स पार्टी एक मर्तबा फिर मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ मिला सकती है। जरदारी साहब में इतना लचक है और जरदारी साहब का जो खासा है कि वो अपने मुखालिफिन के साथ अपनी सियासी मुखालिफत को दायम नहीं रखते। यही फ्लेक्सिबिलिटी हम उनकी सियासत में देख रहे हैं कि वो आगे चलकर मामलात पर, अगर मामलात उनके हक में नहीं रहते तो भी उन्हें साजगारा बनाने की अहलियत रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रशीद साहब अपना तज्जिया देने के लिए। बहुत से अहम पहलू थे जिस पर आपने अपनी गुफ्तगू के जरिए हमारी भी रहनुमाई की, हमारे व्यूअर्स की भी रहनुमाई की। कुछ और मामलात हैं उन पर भी बात कर लेते हैं और आपको गिलगित बल्तिस्तान की तरफ लेकर चलते हैं जहां पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसके नतीजे में कीमती इंसानी जानें जाया हुई और चलास में शाहराह कराक्रम पर नामालूम अफराद ने बस पर फायरिंग की जिसके नतीजे में बस हादसे का शिकार हुई और 8 अफराद जान बहक। बिल्कुल, और पुलिस के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि बस पर फायरिंग का जो वाकया है वो हडोर के करीब पेश आया जिसके नतीजे में बस ट्रक से टकरा गई और फिर उसके फौरन बाद बस में आग लग गई। इस बस में 26 मुसाफिर सवार थे। इस वाकये में 8 अफराद जान बहक हुए हैं, 16 अफराद जख्मी हुए हैं और इस बस में सवार लोगों का जो ताल्लुक है वो पूरे ही पाकिस्तान से है। इसमें कोहिस्तान, पेशावर, गजर, चल्लास, मानसेरा, सवाबी के अलावा सिंध के मुसाफिर भी सवार थे और इस हादसे में वफात पा जाने वालों में पाक फौज के 2 जवान भी शामिल हैं। न्यूज़ की स्क्रीन पर आप कुछ फुटेजेस भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं और ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश हुआ है। चलास में शाहराह कराक्रम पर नामालूम अफराद की जानिब से बस पर फायरिंग की गई जिसके नतीजे में ये बस हादसे का शिकार हुई। 8 अफराद जान बहक हो चुके हैं और हम देख रहे हैं कि जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उन पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने की कोशिश तो की जा रही है लेकिन लम्हा ब लम्हा इस तरह के वाकयात बार बार ज़रूर पेश आ रहे हैं। 26 मुसाफिर सवार थे, 8 अफराद जान बहक हुए हैं, 16 अफराद अब तक जख्मी हो चुके हैं। बिल्कुल अनवार, हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता अगर हम 2-3 महीने से देखें तो दहशतगर्दी ये मुल्क में मज़ीद बढ़ती चली जा रही है और उस पर काबू पाने के लिए कोशिश तो बहुत की जा रही है वजारत दाखिला की जानिब से, सूबाई वजारतों की जानिब से, लेकिन हमें कोई खातिर खा इसमें अच्छा एक मैसेज कन्वे करता हुआ अमला नज़र नहीं आ रहा। और अभी भी जिस तरीके से हम लोग ये स्टोरी अपने व्यूअर्स तक कन्वे कर रहे थे कि इस बस में 2 पाक फौज के जवान भी सवार थे तो यूं भी कहा जा सकता है कि शायद टारगेट ही पाक फौज को किया जा रहा हो जिसकी वजह से जो बाकी पाकिस्तानी हैं जिनमें से 6 लोग और हैं उन्होंने अपनी जान से हाथ धोए। लेकिन ऐसे मामलात पे हम ये देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और इससे मुल्हिका जो हुदूद है वहां पर सूरत हाल अबतर होती चली जा रही है और इसे बेहतर बनाना इस वक्त बहुत जरूरी हो चुका है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान ने भी ज्वाइन किया। वकार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देख रहे हैं कि बहुत से चंद महीने गुजर चुके हैं कि इस तरह के जो वाकयात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आम लोग भी वहां पर टारगेट हुए हैं, उस बस को निशाना बनाया गया है, लेकिन सवाल फिर यही उठ रहा है कि पाक फौज के 2 जवान भी मौजूद थे तो स्पेसिफिकली हो सकता है कि उन जवानों को ही टारगेट किया गया हो क्योंकि पहले भी ऐसे बहुत से वाकयात हो चुके हैं। जी ब्रिगेडियर साहब। जी साहब आपको आवाज आ रही है?
इसी हवाले से वकार साहब से मजीद भी रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। अफसोसनाक वाक़या इंतहाई ये पेश आया है, 8 अफराद शहीद हुए हैं, 16 अफराद जख्मी हो चुके हैं। यह हादसा किस तरह से पेश आया, जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनसे भी इस हवाले से मजीद जानेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। जी वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जिसमें अब तक कहा जा रहा है कि 8 लोग जाँ बहक हो चुके हैं। इसी पर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, जैसे रिपोर्ट्स और इत्तलात हमारे सामने आई हैं, उस बस में पाक फौज के 2 जवान भी शामिल थे। कहा यह जा रहा है डेफिनेटली ये दहशतगर्दी का ही एक वाक़या हमें नजर आ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि ये सिर्फ एक आम तौर पर दहशत फैलाने के लिए सब कुछ किया गया या वाकई पाक फौज के जवानों को टारगेट किया गया इस हमले में? आई थिंक जो दोनों एंड्स हैं, सी पैक स्पेशली नॉर्थ और साउथ, जरा देखिए वहाँ पे एक्टिविटी ज्यादा है और उसकी बहुत ज्यादा तकलीफ है कुछ नेबरिंग कंट्रीज को भी, और किसी हद तक से आजकल वेस्टर्न बॉर्डर पे भी इशू बना हुआ है। तो उसमें कनाइवस तो है। आपने देखा है कि ग्वादर वाली साइड पे बलूचिस्तान में इस तरह सी पैक के जो मेन रूट्स हैं, ऊपर नॉर्थ में जीबी ये एक एसेंशियल टारगेट रहा है टेररिस्ट का। तो एक तो वो फैक्टर है। दूसरा जो है, इसमें मेरे हिसाब में इसमें कुछ स्पेसिफिकली आर्मी के ऑफिसर्स या जवानों को टारगेट नहीं किया, बिकॉज इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग यूज करते हैं। नॉर्दर्न एरिया से जब छुट्टी आते हैं लोग जीबी से इंडी या पंजाब की तरफ, तो इसमें आई थिंक हर बस में आपको कोई ना कोई फौजी जरूर मिलेगा, बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड मोर इफेक्टिव। तो मेरे ख्याल में इस तरह कोई टारगेटेड किलिंग नहीं है, दहशतगर्दी डेफिनेटली है। और इसमें चूंकि नॉर्थ हमारा बड़ा पीसफुल रहा, स्पेशली जीबी जो है, और लोग बड़े आई वुड से वतन भी हैं, और इनकी वही कुर्बानियां आप कारगिल की लड़ाई देख लें, उसके बाद डेवलपमेंट में भी उन्होंने आई थिंक दिल खोल के सीपैक के लिए फैसिलिटेट किया, और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। वहाँ पे एक सेक्टेरियन अंडर करंट भी चलता है, स्पेशली जिस इलाके में टारगेट किया गया, वो हालांकि उसके साथ जो अभी ये टेररिस्ट एक्टिविटीज का कनेक्शन नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, शायद इंटर सेक्टेरियन भी है, तो सोशल मीडिया में फिर इसको यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन आई थिंक इसके अंदर स्टेट जो है और गवर्नमेंट पूरे तरीके से लड़ रहे। 20 साल पहले भी लड़ा है हमने, और ये आई थिंक लास्ट फेज है इस लड़ाई की। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? हमने देखा कि जिस तरह से आर्मी चीफ इस हवाले से बड़े हमें एक्टिव दिखाई दिए, और जो फैसला किया गया गैर कानूनी तौर पर जो गैर मुल्की यहाँ पर मुकीम थे, फिर उनकी वापसी का, अफगान महाजरीन की वापसी का सिलसिला भी शुरू हुआ। आपको लगता है कि कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, इस तरह के जो वाकयात हैं वो कम होंगे? जी बिल्कुल, ये आई थिंक बड़ा आई वुड से वांटेड डिसीजन था और जरूरी भी था। इसमें 17.5 लाख इलीगल सेटलर्स आप कह लेंगे, 22 लोग आए हैं, इमिग्रेंट्स हैं। अफगानों की तादाद डेफिनेटली ज्यादा है उसमें, और इसका पाकिस्तान को $4 अरब साल का बिल भी फुट कर रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स का। उसके अलावा आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, टेररिज्म से रिलेटेड, पाकिस्तान अफगानिस्तान पूरा एक माफिया कॉरिडोर बना हुआ था, जो स्मगलिंग है, मतलब हमें कोई इसका फायदा कोई नहीं था। दूसरा ये कि अगर तालिबान इस्लामिक गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो उनके अपने लोग अपने घरों को आ रहे हैं, तो दे शुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ फियर ना हो, लोग आराम से आके सेटल, उनको खुशी होनी चाहिए कि उनके अपने लोग वापस आ रहे। इसका एक हवा खड़ा। अभी ईरान ने 12 लाख रिपेट्रिएट किए लास्ट 2 ईयर्स में, वहाँ कोई चूक भी नहीं की किसी ने, बिकॉज हर स्टेट का अपना एक बायलैटरल है। यहाँ पे लोग कोर्स में चले गए। मैं हैरान होता हूँ कि फरतुल्लाह बाबर वगैरह के डिस्पाइट के हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस सिक्योरिटी के हैं, तो वो स्टेट के अगेंस्ट काम करते हैं। आई डोंट नो व्हाट डू दे गेट आउट ऑफ द कोर्ट। उसमें मेनली आई थिंक वोट बैंक पॉलिटिक्स भी है, सब नेशनल स्टैंड भी हैं, और उसका ही फायदा जो है टेररिस्ट उठाते हैं। ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में हर सूबे में विफाक में जो है वो निगरान सेटअप है। ऐसे में जो हमें सूरत हाल नजर आ रही है, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ हमें काउंटर जो स्ट्रेटेजी होगी हमारी अस्करी क़यादत की तरफ से ही होगी, या फिर आगे चलकर हमें जल्द से जल्द इलेक्शन को यकीनी बनाना है, ताकि जो हमारी सूबाई क़यादत है, ताकि जो हमारी विफाकी क़यादत है वो सियासी तौर पर भी इन मामलात में अमल दखल अपना दिखा सके, और मुज़ाकरात या डायलॉग सिस्टम के तहत हम लोग इन मामलात की बेहतरी के हल की तरफ जा सकें? जी बिल्कुल, परमानेंट हाल तो यही है कि इलेक्शन और एक आप कह रहे हैं गवर्नमेंट विद फुल सपोर्ट ऑफ पीपल मैंडेट लेके आए, हमेशा बेहतर होती है। लेकिन दो जो इश्यूज हैं, एक तो नेशनल सिक्योरिटी है, दूसरा इकोनॉमिक सिक्योरिटी, बिकॉज अभी ये स्टेज आ गई थी, आपको याद होगा इस साल के शुरू में लग रहा था कि शायद खुदा न खास्ता पाकिस्तान कोलैप्स कर देगा। तो इसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन है, इंटरिम गवर्नमेंट है,
आगे किसी पार्टी की गवर्नमेंट आती है, इंशाल्लाह ये पॉलिसीज कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज उसके अलावा सर्वाइवल नहीं है। तो इसमें चाहे मिलिट्री हो, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट है, सब ने मिलकर चलना है। और डेफिनेटली इलेक्शन इसका बेस्ट हल है, इसमें अवाम का मैंडेट हो और फिर एक स्टेबल गवर्नमेंट आए और डेफिनेटली लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस, लेकिन इंशाल्लाह पॉलिसीज ये कंटिन्यू करेंगी। ठीक है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब जिस तरह से आप देख रहे हैं जो हसास इलाके मौजूद हैं, जहां पर हम ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको भी बड़े रिजर्वेशंस हैं हमारे तमाम ही प्रोजेक्ट्स के हवाले से। अगर हम खास तौर पर सी पैक की बात करते हैं, फिर चाइनीज जितने पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर साथ ही साथ जितने भी हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, अब डायरेक्ट अटैक हम देखते हैं कि उन्हीं पर किया जाता है। जी बिल्कुल, इसमें इट विल ऑलवेज बी, बिकॉज फ्रंट लाइन पे आप देखें सबसे पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो प्रिवेंट करती हैं, नंबर ऑफ अटैक्स प्रिवेंट भी होते हैं। अभी मैं सिर्फ मिसाल दूंगा कि अमेरिका में देयर इज नो डे जहाँ पे मैच शूटिंग नहीं होती, मतलब ऑलमोस्ट 365 ज्यादा मैच शूटिंग होती है, स्टिल दे मैनेज इट। ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है। इसका भारत का भी एक और इशू, आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, जब से हमास ने किया फलस्तीन में जो लड़ाई लड़ी है, और आज आपको पता होगा इसराइल का वहां से काफी मैसिव विड्रॉल हुआ है। तो एक बड़ी मिलिट्री माइट को, यानी आप कह लें जो फ्रीडम फाइटर ने लड़ के पुश बैक किया है, और ये बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस चल रहा है इंडिया में कि अगर कश्मीरी ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते तो बड़ा मसला हो। तो एक लिहाज से ये भी एक ऑफेंसिव स्ट्रेटजी हो सकती है कि पाकिस्तान को हिट किया जाए थ्रू देयर एजेंट्स, और उसमें डेफिनेटली आपने देखा कोई असैसिनेशन भी हुई है पाकिस्तान में, इवन कुछ कश्मीरी लीडर की, और रॉ ने आपने देखा कनाडा और कहाँ कहाँ जाके ऑपरेटिंग किया, दैट स्क्वाड है। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो देयर, क्योंकि स्पेस जब क्रिएट होगी वहां पे जो होशर एजेंसियां फायदा उठाती हैं। बाकी जो है इंशाल्लाह ताला, पहले भी लड़ा है 20 साल, मेरे ख्याल में ये लास्ट ही आप कह लें 1 साल है लड़ाई का, उसके बाद इंशाल्लाह चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। लेकिन स्नीक अटैक्स होंगे, हमारे लोग हैं जो बिक जाते हैं, और आपने देखा सोशल मीडिया पे फिर इसको उछाला जाता है, डिस्पाइट के अभी इंशाल्लाह ताला चीजें बहुत बेहतर हो रही। लेकिन ब्रिगेडियर साहब जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे, जिस तरह से आपने फरहतुल्लाह बाबर साहब का भी कहा, आपको नहीं लगता कि जब अस्करी क़यादत की जानिब से कोई फैसला ले लिया जाता है, सियासी क़यादत को भी फिर साथ खड़े होने की जरूरत है? जिसमें तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का या पीपल ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। आप खुद बताएं कि जो अभी इस वक्त 50 लाख है इमिग्रेंट्स टोटल जवान है, उसके अंदर तकरीबन 30 प्लस जो है वो लीगल आप कह लें जो पहली रशियन ऑक्यूपेशन के वक्त आए। अभी रशियन ऑक्यूपेशन या अमेरिकन ऑक्यूपेशन अफगानिस्तान में तो हमारा कोई रोल नहीं था, तो आपने एडजस्ट किया इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिसाब से, आपने दरवाजे भी खोले। अभी अमेरिका ने काफी प्रॉमिस किया, नॉर्थ अमेरिका यूरोप में ले जाएंगे, 6.5 लाख तो उधर जाना था, और नोबडी टुक टाइम उसके बाद अबंडन करके अगर हम वापस भेज रहे हैं तो तालिबान भी नाराज, और अपने सब नशे। मैं हैरान होता हूँ कि ये किस साइड में, मेरे ख्याल में जरदारी साहब को बाकायदा पूछना चाहिए, फरहतुल्लाह बाबर साहब की पार्टी, आप किस खाते में गए हैं वहाँ पे, और किसकी इजाजत से गए हैं, और क्या मतलब आपका एजेंडा क्या है, दे शुड बी आस्क्ड। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब अपना वक्त देने के लिए, और सियासी जो हमारी क़यादत है उसे इस मामले पर अपने जो स्टेप्स है या फिर मेल मिलाप है या फिर मिलना जुलना है उस पर भी थोड़ी नजरसानी करने की जरूरत है। बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब गुफ्तगू कर रहे थे। बट एनीवेज बात कर लेते हैं अब इसराइल के हवाले से भी, और गजा की सूरत हाल पर भी। हमने ये देखा कि 7 रोज की जंगबंदी के बाद इसराइल ने गजा पर दोबारा बम बरसाने शुरू कर दिए हैं, और इसके नतीजे में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान जो है वो खासी हद तक हमें बमबारी देखने में नजर आई। और फिर हमने ये भी देखा कि जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा को भी नोटिस देना होगा और तमाम इस्लामी ममालिक को इस पर एक ज़बान होना होगा। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, जहां हम देख रहे हैं कि इंडेक्स मुल्की तारीख में पहली बार 62,000 की नफसियाती हद को भी अबूर कर चुका है, और इस वक्त KSE 100 इंडेक्स में 773 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आ रहा है। मार्केट 62,464 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। उधर इंटरबैंक की बात करें तो वहां पर डॉलर की कदर में भी मामूली कमी देखी जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदियों को छू लिया, तारीख में पहली बार 62,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर ली। KSE 100 इंडेक्स में 773 पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 62,464 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। इंटरबैंक में भी इस वक्त डॉलर की कदर में मामूली कमी देखी जा रही है। बिल्कुल, इस वक्त इंटरबैंक डॉलर जो है वो 47 पैसे सस्ता हो चुका है, और जो नई कीमत है वो 284 रुपये 50 पैसे है। तो यूं हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों को छूता हुआ हमें नजर आ रहा है, और तारीख में पहली बार 62,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद
अबूर कर ली। और अब बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से, जहां हम देख रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड ने इस बार मुल्की सतह पर मकामी यानी पाकिस्तानियों को बोर्ड में जो ओहदे दिए हैं उसका सिलसिला तो जारी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैसला साजी थी उसमें मुशावरत का अमल जारी नहीं रहा, जिसका हमने अमली मंजरनामा भी देखा है। अभी सलमान बट को तैनात किया गया और उसके बाद उनकी जो तैनाती थी उसको ख़त्म किया गया, जिस तरह से उन्हें उस ओहदे से हटाया गया, उस सीट से उतारा गया, वो अजीबो गरीब सूरत हाल देखने में आ रही है। और कहा इस हवाले से ये जा रहा है कि सलमान बट की बतौर जो सिलेक्शन कंसल्टेंट बरतरफी है उसमें मोहम्मद हफीज का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। जब मोहम्मद आमिर की भी वापसी हमने देखी थी, वो भी टीम में वापस आ रहे थे, उस वक्त भी हफीज की तरफ से बहुत ज़्यादा वहाँ पर ऑब्जर्वेशंस थी और रिजर्वेशंस भी थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से जो सलमान बट के हवाले से ऑस्ट्रेलिया में खबर मिलती है पीसीबी के आला हुकाम से, उन्होंने बात भी की है और इस फैसले को तब्दील करने के लिए मोहम्मद हफीज की तरफ से ही कहा गया है। बिल्कुल, बार बार हम देख रहे हैं कि हफीज तो खैर टीम डायरेक्टर के ओहदे पर भी बैठ गए हैं, तो पहले कहीं कहीं बैठकर अपने एनालिसिस में उनके खिलाफ बात करना तो एक जाती अमल आपका हो सकता है, लेकिन अब आपके पास उनके बड़ा ओहदा आ गया तो आप उस ओहदे का इस्तेमाल जिस तरीके से कर रहे हैं वो भी लोगों के सामने। और फिर एक जो अवामी राय है अनवार, वो ये सामने आ रही है कि जब एक सजा याफ्ता शख्स मुल्क का वज़ीर आज़म बन सकता है, वज़ीर आला बन सकता है, बड़े बड़े ओहदों पर तैनात हो सकता है, तो फिर पीसीबी में उसकी वापसी क्यों नहीं हो सकती? बार अगर ऐसा हो सकता है तो फिर ऐसा क्यों है? अगर ये गलती सलमान बट ने की तो क्या पूरी जिंदगी अब उनको इस चीज की सजा देंगे? यानी कि इतना बड़ा ये इशू बन गया कि वजीर आजम को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा और उस हवाले से फैसला करना पड़ा। शदीद नाराजगी का इजहार मोहम्मद हफीज कर रहे हैं, तो आखिर क्यों कर रहे हैं? गलतियां भी इंसान ही करते हैं, तो मेरा ख्याल है जैसे मोहम्मद आमिर को चांस दिया गया था उसी तरह से सलमान बट को भी चांस देना चाहिए। वहाब रियाज ने अगर ये फैसला लिया, क्योंकि हमने देखा कि वो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए और तमाम जो बोझ था वो अपने ऊपर ले लिया कि ये मेरा ही फैसला था, तो वहाब ने अपनी दोस्ती तो निभाई, लेकिन जब प्रेशर उन पर भी आया तो उन्हें भी अपना फैसला तब्दील करना पड़ गया था। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत ने हमें ज्वाइन किया है। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दुनिया में हम देखते हैं तमाम ममालिक में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज मौजूद होती हैं जहां पर लोगों को एंटरटेन किया जाता है ड्रामों से, फिल्मों से। पाकिस्तान में उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाया गया है, आप इस पर किस तरह से कमेंट करेंगे? हर्षा भोगले ने भी कहा था कि सबसे ज्यादा जो फनी चीजें हम देखते हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में हो रही होती हैं। 3 दिन नजम सेठी काम करते हैं, 3 दिन ज़का अशरफ साहब काम करते हैं, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप चीफ सिलेक्टर को हटा दिया जाता है। जिस तरह से सलमान बट की तैनाती हुई, ये एक बार फिर से अपना मजाक उड़वा रहे हैं पूरी दुनिया में। जी हाँ अनवार, आपका भी और आपका भी शुक्रिया। देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले कुछ 1.5 साल से तवातर से ये चीजें हो रही हैं और जिस तरह आपने बात की हफीज ने शायद मना किया होगा। देखिए, हफीज को भी अब एक कुर्सी मिल चुकी है, वो टीम डायरेक्टर बन चुके हैं, वो इतना ज्यादा मना नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले उन्होंने मोहम्मद आमिर को भी खुद फोन किया और उनको कहा कि हम आपको वापस लेना चाहते हैं। जब आपके पास कोई ओहदा आ जाता है ना तो उसके बाद आप अपने उसूल वगैरह भूल जाते हैं। लेकिन जहां तक सलमान बट का ताल्लुक है, उनको हटाने में मेरे हिसाब से सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रेशर था और सोशल मीडिया जिस तरह टूट पड़ा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, वहां ब्यास के ऊपर, उसके बाद उनको हटाया गया। लेकिन मेरा एक सवाल है पूरी कौन से कि आप देखिए कि सलमान बट पहले मुलजिम थे, उसके बाद मुजरिम ठहरे, फिर सजा उनको हुई, अब वो सजा भुगत चुके हैं, सजा के बाद वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं, लिस्ट ए की क्रिकेट खेल चुके हैं। आपके पॉलिटिशियन जिस तरह आपने इंट्रो में पहले कहा कि वो ना सजा भुगतते हैं ना कुछ और करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वापस क्या बार बार मौका मिलता है। लेकिन सलमान बट को मौका क्यों नहीं मिल सकता? वो बड़ा जबरदस्त क्रिकेटिंग ब्रेन है। हमने आमिर को मौका दिया लेकिन सलमान बट और मोहम्मद आसिफ को मौका नहीं दिया और फिर इस तरह की बातें। तो मैं समझता हूँ कि अगर वहां रियाज ने ये डिसीजन ले लिया था तो उसके बाद सोशल मीडिया के प्रेशर के ऊपर या फिर व्हाट्सएवर हफीज का प्रेशर था या फिर ज़का अशरफ साहब का प्रेशर था, उनको इसके ऊपर स्टिक रहना चाहिए था। अगर स्टिक नहीं रह सकते थे तो ये फैसला ही ना लेते, क्योंकि एक दिन ESPN पे या फिर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे ये एक हेडलाइन बनती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 3 कंसल्टेंट रख दिए और दूसरे ही दिन वो दूसरी हेडलाइन बनाते हैं कि क्योंकि सोशल मीडिया के प्रेशर के ऊपर या फिर कुछ बैरूनी प्रेशर के ऊपर आपने सलमान बट को हटा दिया। तो पीसीबी को अपना मजाक खुद बनाने से बेहतर ये है कि अपने फैसलों के ऊपर पहले थोड़ा सा नजरसानी कर लिया करें ताकि इस तरह जो है आपको हजीमत का सामना न करना पड़े। अच्छा हसनैन, ये रविश जो है हमारी कौम की हमने ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप भी देखी। आप देख लीजिए कि जिस तरह से हमारे डिफरेंट टीम के मेंबर्स परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे। हमने देखा कि बाबर को भी खासा क्रिटिसाइज किया जा रहा था और इसी तरीके से हमारे ओपनर गालिबन में नाम नहीं ले पा रही हूँ, नहीं इमामुल हक की मैं बात नहीं कर रही हूँ,
फखर जमान के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि वो बार बार परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उन्हें हटा देना चाहिए, कि उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। लेकिन हमारे प्लेयर्स ने अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करके इसी वर्ल्ड कप में सोशल मीडिया सार्फिन को जवाब दिया और बाकी दुनिया को भी। तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया का प्रेशर जो है वो बड़े बड़े फैसलों पर असरअंदाज होना जरूरी है और इस प्रेशर को लेकर हम आए रोज अपने फैसले तब्दील करते रहेंगे? देखिए ज़रियाब, आप भी उस वक्त शो कर रही थी, हम भी शो कर रहे थे। हमने देखा है कि जो भी चीज सोशल मीडिया पे चल रही होती थी वो दूसरे दिन पाकिस्तान टीम पे इंप्लीमेंट होती थी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए, आपके कुछ प्लान होने चाहिए। जब सोशल मीडिया बहुत ज्यादा तगड़ी बात करता था, आपको एक और याद दिलाता चलूं कि एशिया कप के दौरान हम 48 घंटे पहले टीम अनाउंस करते थे। उस वक्त हमें सोशल मीडिया की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी या इतनी ज्यादा हम उससे जो है वो लाइन नहीं ले रहे थे। लेकिन जो ही हमारी परफॉर्मेंसेस डाउन हुई तो उसके बाद हम वो करना स्टार्ट हो गए जो अवाम को पसंद है, जो सोशल मीडिया को पसंद है, जो मीडिया को पसंद है। आपकी परफॉर्मेंसेस ठीक हूं या गलत हूं, आपको वही करना चाहिए जो आपकी मैनेजमेंट को, आपकी कोचिंग स्टाफ को एक रोल आप बनाएं, उस रोल के ऊपर करना चाहिए। ये नहीं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर फैसले करें, मीडिया के ऊपर फैसले करें। जब आप जीत रहे होते ना, फिर आप ना मीडिया की सुनते हैं ना सोशल मीडिया की सुनते हैं। यही बाबर आजम थे जो 48 घंटे पहले टीम अनाउंस करते थे। यही बाबर आजम अपनी मनमानियों पर टीम सिलेक्ट करते थे। ये बाबर आजम इन्हीं के साथ रिजवान होते थे, शाहीन शाह अफरीदी होते थे, सब चीज अपनी मनमानियों पे करते थे। लेकिन जो ही थोड़ा सा डाउनफॉल आता है तो उसके बाद अवाम की सुनना स्टार्ट इस वजह से हो जाते हैं कि शायद थोड़ा सा जो है वो एम्पैथी का फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व। लेकिन हसनैन, इन मनमानियों का मौका तो फिर पीसीबी ने इन प्लेयर्स को दिया ना। जो प्लेयर पावर की हम बात करते हैं वो तो फिर पीसीबी ही ट्रांसफर कर देता है कि फिर प्लेयर या कैप्टन फिर जो मर्जी फैसला चाहे, जिस मर्जी प्लेयर को चाहे टीम में रख ले, खा वो परफॉर्म कर रहा हो या ना कर रहा हो। देखिए, पीसीबी ने उसकी सजा भी तो दी है। ये पीसीबी ने पिछले 3 साल खुली छूट दी बाबर आजम को, लेकिन उसकी सजा उनको मिली है कि वो ओडीआई वर्ल्ड कप में फेल होकर आए थे। उनको T20 फॉर्मेट में भी कप्तान हटा दिया गया और टेस्ट क्रिकेट में भी कप्तान हटा दिया। लेकिन हसनैन, सजा से बेहतर ये नहीं है कि रिफॉर्म्स किए जाएं। सजा देना कोई हल है? वर्ल्ड कप तो फिर हम हार गए, अब सजा देने से मुझे बताएं क्या होगा? देखिए, सजा देने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन रिफॉर्म्स जो आप बात कर रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है कि रिफॉर्म्स के हवाले से हम जब भी बात करते हैं तो हमें वर्ल्ड कप के बाद रिफॉर्म्स याद आती हैं। और अगर वर्ल्ड कप के बाद टाइमली हमें रिफॉर्म्स याद आ भी जाए तो हम अगले 4 साल के लिए अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें तो उसके बाद रिफॉर्म्स की तरफ हम जाते हैं। लेकिन होता ही है कि वर्ल्ड कप के बाद किसी एक शख्स को, किसी एक चीफ सिलेक्टर को या कप्तान को हम मुर्द इल्जाम ठहरा के उसको टीम से बाहर कर देते हैं। उसके बाद नई मैनेजमेंट लेके आते और वो मैनेजमेंट 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद वही चीजें करती है जो कि पीसीबी में चली आ रही हैं, क्योंकि सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और सिस्टम जब ज्यादा स्ट्रांग ना हो तो फिर आपकी रिफॉर्म होती नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा अलविया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। जब तक सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, रिफॉर्म्स की तरफ हम जा नहीं सकते। इसी तरह जिस तरह चमत्कारी तौर पे, मौजूदाती तौर पे हम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, इसी तरह कोई एक और इवेंट जीत के ना तो हमारी क्रिकेट को एक और दबाव मिल जाएगा। अदरवाइज जो हमारा स्ट्रक्चर है ना वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता इस तरह की चीजों से कि आप 1-2 लोगों को मुर्द इल्जाम ठहराकर साइड पर रख दें और उस तरह उसके साथ सारे के सारे लोग जो है वो उसी तरह चलते रहे। मैं आपको सवाल करना चाहता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वो टीम के कप्तान बना दिए गए। उसके बाद शान मसूद आउट ऑफ नोवेयर टीम के कैप्टन बन गए। रिजवान की परफॉर्मेंस, नसीम शाह चले थे नहीं। यही मेरा सवाल था हसनैन कि फिर पीसीबी क्या इस पर पीसीबी जवाबदेह नहीं है? पीसीबी सिर्फ सजाएं ही देता रहेगा? देखिए, पीसीबी भी जवाब दे है, लेकिन मसला ये है कि पीसीबी से जवाब कौन लेगा? ठीक है, आपकी वैसे भी इंटरिम गवर्नमेंट है, वो भी कुछ इतने लंबे चौड़े फैसले नहीं कर सकते। उन्होंने ज़का अशरफ साहब को पहले ही कह दिया कि आप फैब तक आपकी एक्सटेंशन है और फैब तक उनकी एक्सटेंशन है। आप देखिए कि वो 1 लाख रुपया पर डे दे रहे हैं हफीज को, उसके बाद 25 लाख रुपया वो दे रहे हैं वहाब रियाज को और सईद अजमल को, उमर गुल को अच्छी खासी सैलरी दे रहे। और ये 14 दिसंबर को जाके एक नया एग्रीमेंट करेंगे जब उनको एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या केयर टेकर सेटअप ही कहता है कि आप तमाम तर फैसले जो है डे टू डे अफेयर्स पे कर सकते हैं। तो वो डे टू डे अफेयर्स का ये मतलब निकाल लेते हैं कि लाख रुपए बांटी जाए। तो इस तरह की चीजें जब होंगी तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट खराब होगी। और तो हसनैन, इतने लाखों में पैसे लेने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर जो फैसले हैं वो ऐसे लग रहा है कि बड़े डुबियस से हैं, मुशावरत से नहीं किए जा रहे हैं। अगर फैसले हो रहे हैं तो उस पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। मैं स्पेशली वहाब रियाज के हवाले से बात कर रही हूँ और ये मेरे ख्याल में बहुत अरसे के बाद हम पहला दौर देख रहे हैं कि जहां पर प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस से ज्यादा हमारा बोर्ड कंट्रोवर्सी का शिकार है। चाहे आप इंटरनेशनल मीडिया पर देखें, चाहे आप सोशल मीडिया पर देखें या फिर आप अवामी राय लें, आए रोज हम देख रहे हैं किसी न किसी एक ओहदे को लेकर कोई ना कोई नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है। जरा देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की ना वहाब रियाज ने, तो मैं ये सोच रहा था आपकी तरह कि वो आएंगे, वो जस्टिफाई करेंगे कि मैंने सलमान बट को इस वजह से रखा है और ये रीजन थी, वो एक क्रिकेटिंग ब्रेन है। लेकिन वो जब आए
तो उन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया कि मैं रिवर्ट करना चाहता हूं। फिर उन्होंने ये भी बताया ये हफीज का प्रेशर नहीं है, फिर उन्होंने ये भी बताया कि ज़का अशरफ का प्रेशर नहीं है, फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं है। सिर्फ मैंने ये डिसीजन इस वजह से लिया कि लोग मुझे और सलमान बट को बहुत ज्यादा एसोसिएट कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों की दोस्ती है। तो भाई आप दोनों की जो दोस्ती थी आपको पहले क्यों नहीं पता चला? आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, आपने उनको कंसल्टेंट बनाया, आपने दुनिया में हेडलाइंस बनवाई, लिटरली पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनी कि सलमान बट वापस आ चुके हैं पीसीबी में, वो एज ए कंसल्टेंट काम करेंगे एज ए चीफ सिलेक्टर के। लेकिन उसके बाद आप ये डिसीजन रिवोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे ये चीजें समझ नहीं आ रही। और पीसीबी में सिर्फ वहाब रियाज के लेवल पे नहीं, ये हर लेवल पे होती हैं। आप अगर चेयरमैन के लेवल पे देखेंगे, आप वहाब रियाज के लेवल पे देखेंगे, इवन कल आपको हफीज के लेवल पे ये चीजें देखने को मिलेंगी कि जो ही कुछ छोटा मोटा प्रेशर आएगा उसके बाद पीसीबी एक कदम पीछे आ जाता है। और जिस तरह अनवार ने पहले बात की थी ना, ये सिस्टम की खराबी है। जब आपके सिस्टम के लॉन्ग टर्म के कोई गोल्स नहीं होंगे ना, आप छोटी छोटी चीजों पे एक स्टेप पीछे होके एक स्टेप आगे होके ये पिंग पोंग का सिलसिला जारी रहता है। और इस तरह आप जो है ना पीसीबी को चलाते हैं। तो इस तरह अगर चलाते रहेंगे तो फिर मैंने जैसा पहले कहा था कि रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट तो हमें देखने को नहीं मिलेगी, चमत्कारी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए पाकिस्तानी टीम इस पर गई है टेस्ट सीरीज के लिए। आपको क्या लग रहा है जो स्क्वाड गया है वो कितनी बेहतर परफॉर्मेंस वहां पर हमें दिखा सकता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जिस तरह से टेस्ट चैंपियन भी हैं इस वक्त और वनडे वर्ल्ड कप जीत कर जा रहे हैं, एशेज सीरीज जीत कर जा रहे हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तो कुछ और ही होगा। पाकिस्तानी टीम में हम देख रहे हैं इनएक्सपीरियंस प्लेयर बहुत ज्यादा हैं और फिर जिस तरह से प्लानिंग ऑस्ट्रेलियंस करते हैं वो हमने रिसेंटली देखा वर्ल्ड कप में भी, जैसे उन्होंने इंडिया को वो कहते हैं ना घेर कर मारा है। तो पाकिस्तानी टीम के साथ आपको क्या लगता है क्या होगा ऑस्ट्रेलिया में? देखिए, एक तो मैं आपको अनुमान बताता चलूं कि 1995 में हम आखिरी टेस्ट मैच जीते थे ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे। उसके बाद अभी तक लगभग 30 साल तो होने ही लगे, 28 साल हो गए कि हम कोई टेस्ट मैच वहां पे नहीं जीत सके। पिछली दफा आपको याद दिलाता चलूं कि पाकिस्तान जब नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी के साथ वहां पे गया था तो उनके कमेंटेटर्स ने कहा था कि ये बॉलिंग हमें बड़ी ऑर्डिनरी लग रही है। और इस दफा हम शाहीन शाह अफरीदी वो भी इंजर हैं, अभी तक उनका वो पेस नहीं आ रहा, उनको साथ लेके गए, फिर खुरम शहजाद को साथ लेके गए, फिर मीर हमजा को साथ लेके गए। ये तमाम तो लोग डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस जरूर है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इनका जो पेस है वो 130 मुश्किल से टच करता है, या बहुत भी बॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते तो वो 135 टच करता है। इसके अलावा अगर आपकी बैटिंग की बात कीजिए, आपकी इस टीम में 4 ओपनर खेल रहे हैं, इमामुल्लाह के, अब्दुल्ला शफीक है, शान मसूद है और साइम अयूब है। क्या साइम अयूब को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये देखना बाकी है। फिर बाबर आजम और रिजवान चलीजी वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन रिजवान को मेरे ख्याल है चांस शायद ना मिले क्योंकि उनकी जगह सरताज को खिलाया जाएगा और साउथ शकील। ये तमाम तर टीम हमारी तो मौजूद तो है, लेकिन माजी में जिस तरह हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल करती रही, मुझे कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं है इस टीम से। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सरताज अहमद ने और शाहीन शाह अफरीदी ने, उन्होंने बड़ी हौसला अफजा बातें की, स्पेशली डेव वार्नर के हवाले से कि उनकी रिटायरमेंट है, उनको हम कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेलने देंगे। लेकिन डेव वार्नर ने आज से साल पहले ये चूज कर लिया था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। और यही पाकिस्तान था जिन्होंने वर्ल्ड कप में भी उनको फॉर्म वापस दिलाई थी, कैच ड्रॉप करके, उसामा मीर ने कैच ड्रॉप किया था। और अब टेस्ट सीरीज का भी उनका जो टेस्ट कैरियर का इख्तिताम है वो पाकिस्तान के खिलाफ होगा। लेकिन आज जो शाहीन ने बातें की, जो सरफराज ने बातें की, मेरे ख्याल है टेस्ट मैच स्टार्ट होने से पहले हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि लड़कों का जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल पे है। क्योंकि बातें बड़ी अच्छी कर रहे थे कि हम डेव वार्नर को नहीं चलने देंगे, हम यहाँ पे कंडीशन से जो है वो वाकिफ होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कैमरा में आज से जो है वो मेरे ख्याल एक प्रैक्टिस मैच भी स्टार्ट होगा, उसके बाद टीम ने वापस टेस्ट मैच की जानिब जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक अच्छा रिजल्ट पाकिस्तान की टीम प्रोड्यूस कर सकती है। वी होप टू। अच्छा, इसने ये बताएगा हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में अच्छा जो है उसको आपको लगता है कि सूटेबल पिच है हमारे स्पिनर्स के लिए? स्पेशली अगर हम सईद अजमल के हवाले से बात करें, खासे एक्सपीरियंस बॉलर हैं वो, आपको लगता है कि वो कोई ना कोई एक अच्छी तरीके से एक नई गेम जो है वो बिल्ड करने में कामयाब होंगे? आप जहाँ पे हमें स्पिन डिपार्टमेंट की जरूरत थी, स्पिन कोच की जरूरत थी, वहां पे हम स्पिन कोच लेके नहीं गए। मैं इंडिया की बात करूं, वहां पे हम मोइन वोकल को लेके गए। और जहां पे हमें फास्ट डिपार्टमेंट को मजबूत करने की जरूरत थी, वहां पे हम 7 स्पिन कोच भी लेके चले गए। बेसिकली ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म डिसीजन था पीसीबी की जानिब से सईद अजमल को कोच रखने का। हालांकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में स्पिन डिपार्टमेंट इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं करता। आपने देखा होगा कि वहां पे स्पिनर्स ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और फास्ट बॉलर्स आके विकेट लेते हैं। तो आपके जो स्पिनर्स हैं वो इसी तरह कर सकते हैं कि रन कंटेन कर सकते हैं, या फिर बीच में आकर रेस्ट दे सकते हैं,
जो फास्ट बॉलर्स है आपके, हाँ कोई ऐसा विकेट बना दिया जाए आउट ऑफ नोवेयर आके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो कंडीशन होती है वहां पे स्पिनर्स को इतना ज्यादा हेल्प नहीं मिलता, तो स्पिनर्स सिर्फ कंटेन ही कर सकते हैं। और जिस तरह के स्पिनर्स हमारे पास मौजूद हैं, नुमान अली या फिर अबरार हैं, अबरार की जो परफॉर्मेंसेज है रिसेंट पास में टेस्ट क्रिकेट में वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। नुमान अली डोमेस्टिक में भी कंटेन करते रहे, वहां पे भी जाके कंटेन ही करेंगे। स्पिन डिपार्टमेंट से इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए जब तक हम पिच में देख लें, लेकिन जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं उनसे हमें उम्मीदें जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि खुरम शहजाद को अभी तक हमने नहीं देखा, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते रहे, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसा परफॉर्म करेंगे। फिर मीर हमजा को पहले सीरीज मिली थी इंग्लैंड के खिलाफ, जो पाकिस्तान में फट्टा विकेट्स बने थे उनपे, अब देखते हैं कि मीर हमजा ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में कैसा परफॉर्म करेंगे। सो फास्ट बॉलर्स अभी भी सरप्राइज हो सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देंगे। ठीक है हसनैन, और आप किस तरह से देख रहे हैं अगले साल अब T20 वर्ल्ड कप है, उससे अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी है, तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तो पाकिस्तानी टीम को जरूरत है, बाकी तमाम टीमें भी प्लानिंग करके ऑब्वियसली मैदान में उतरती हैं। पाकिस्तानी टीम की उस हवाले से आप क्या प्लानिंग देख रहे हैं? जिस तरह से अभी हमने देखा टेस्ट के लिए शान मसूद हैं, T20 के लिए शाहीन आफरीदी हैं, वनडे के लिए भी किसी कैप्टन को मेरा नहीं ख्याल कि अनाउंस किया गया है। तो आप समझते हैं कि तीनों जो टीम्स हैं डिफरेंट कैप्टन्स के साथ खेलेंगी आगे फ्यूचर में भी? देखिए अनवार, जहां तक T20 की परफॉर्मेंस है वो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन जो आपने बाद वाला सवाल किया कि तीनों कप्तान मुख्तलिफ होने चाहिए, मैं समझता हूं कि हमारे तीनों टीम्स भी मुख्तलिफ होनी चाहिए। एक से दो प्लेयर्स तो आपकी तीनों टीम्स में हों, लेकिन आपकी जो तीन टीम्स हैं अगर उसमें 8-8 9 प्लेयर्स आप एडजस्ट करेंगे टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में, और स्पेशलाइज कर देंगे क्रिकेट को, तो तब जाके आपको रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट देखने को मिलेगी। जब तक आप इसी तरह चलते रहेंगे कि 7 प्लेयर आपके ओडीआई भी खेल रहे हैं, 7 प्लेयर आपके टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे और 7 प्लेयर आपके T20 क्रिकेट भी खेल रहे, तो इसी तरह के मामला होंगे। जहां तक आपने सवाल किया है T20 वर्ल्ड कप का, तो डेफिनेटली तैयारियां जारी हैं। नेशनल जो T20 वर्ल्ड कप है, T20 कप है, वो भी जारी है कराची में। उसके बाद सिंध प्रीमियर लीग होनी है, सिंध प्रीमियर लीग से भी कुछ ना कुछ टैलेंट पाकिस्तान का सामने आएगा। फिर PSL होनी है, और उसके बाद हमने न्यूजीलैंड, उस PSL से पहले हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज खेली है, फिर हमारा इंग्लैंड के साथ सीरीज है, आयरलैंड के साथ सीरीज है। सो बहुत सारी T20 इंटरनेशनल की सीरीजेस हैं जिससे हम एक ऐसी टीम बना के लेके जा सकते हैं जो कि शायद कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे सके एज फार एज T20 इज कंसर्न। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और बिल्कुल जहां पर हम अपनी इन प्रोफेशनल प्लेयर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, वहीं पर जहां से ये लोग सीखते हुए आते हैं और वहां पर हम अपने जूनियर्स को देखते हैं, तो उनके हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दुबई में जो है मुनक्किद होने वाले गल्फ विंटर टूर्नामेंट में पाकिस्तानी अंडर 13 और अंडर 15 टीम ने जो है वो खासी शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। और गल्फ विंटर टूर्नामेंट में अफ्रीका, यूरोप, अरब ममालिक और इंडिया समेत 20 से ज्यादा टीमों ने शिरकत की, जबकि पाकिस्तानी TW के क्लब की अंडर 13 टीम ने सेमीफाइनल, जबकि अंडर 15 ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर ओवरऑल हम देखें पाकिस्तान अंडर 13 के हवाले से, तो इसने ग्रुप स्टेज में भारत की टीम को 1-6 से बिल्कुल शिकस्त भी दी है, और ये बड़ी जबरदस्त चीज है। पाकिस्तान अंडर 15 भी जब हम देख रहे हैं तो भारत की टीम को ग्रुप मैचेस में 1-0 से हराया है। पाकिस्तानी टीम्स ने इटली के AC मिलान, ओमान क्लब, कीनिया क्लब और जो सऊदी क्लब्स हैं उन्हें भी शिकस्त दी है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी टीम्स ने स्पेनिश और सऊदी क्लब्स की जानिब से इस साल होने वाले मुकाबलों में शिरकत की जो पेशकश है वो भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी खेलने जाएंगे। इसी तरह पाकिस्तानी टीम को कतर एसोसिएशन की जानिब से भी जनवरी में होने वाले जो टूर्नामेंट हैं वहाँ पर शिरकत की दावत दी गई है। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं कि जो हमारी अंडर 13 और अंडर 15 की टीमें हैं ये दिखा रही हैं। और गल्फ विंटर टूर्नामेंट में जिस तरह से अफ्रीका की टीम भी थी, यूरोप की टीमें भी थीं और अरब ममालिक और इंडिया समेत 20 से ज़ायद टीमें थी, तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया गया पाकिस्तानी प्लेयर्स की जानिब से, जहां पाकिस्तानी अंडर 13, अंडर 15 टीम की शानदार परफॉर्मेंस रही है। और साथ ही साथ अब पाकिस्तानी टीम को स्पेनिश और जो सऊदी क्लब्स हैं इस साल होने वाले जो वहाँ पर कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें भी शिरकत की दावत दी गई है। साथ ही साथ कतर एसोसिएशन ने भी जो जनवरी में वहाँ पर टूर्नामेंट हैं वहाँ पर भी शिरकत के लिए अब उन्हें बुलाया गया, उनकी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए। हालांकि हम देखते हैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहा कभी भी फुटबॉल पर, लेकिन जो हमारी ये दोनों टीमें हैं बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करती हुई हमें दिखाई दे रही है। और अनवार, ये आपके ग्राउंड का जो है ना व्यू देखें, इसके विजुअल देखें कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं किस तरह से पाकिस्तानी परचम को लहरा रहे हैं, सरबसजूद होकर वो शुक्राना अदा कर रहे हैं। तो ये एक खूबसूरती है इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कि जिसके थ्रू वो ना सिर्फ पाकिस्तान का जो मैसेज है दुनिया तक कन्वे करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अमन चाहता है,
पीस की बात करता है और साथ ही साथ अब ये भी मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि हमारा फोकस सिर्फ क्रिकेट ही नहीं रहा, हम बाकी जो दीगर स्पोर्ट्स हैं उसमें भी बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। वी जस्ट होप कि जिस तरीके से गल्फ में ये टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए हैं, ऐसे में पाकिस्तान ने जिस तरीके से कामयाबी हासिल की, ये यंगस्टर्स आगे चलकर पाकिस्तान का नाम दोनों टीमों ने इंडिया की दोनों टीमों को हराया है। ये बड़ी एक जबरदस्त कामयाबी है। खैर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे पाकिस्तानी मैशत के हवाले से, जहां पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद की शरह 2 साल कबल जो कि 33% थी, वो अब बढ़कर 40 से भी तजावुज़ कर चुकी है। और अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम ने इस हवाले से खबरदार किया है कि अगर इन तमाम ममालिक में कोई भी इक़दाम ना उठाए गए तो फिर उसके संगीन ख़तरात होंगे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि महंगाई है जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। नवंबर 2023 में महंगाई हुकूमती अंदाज़ों से 2 से 3% ज़्यादा रही है। वजारत ख़जाना की जानिब से आइंदा महीनों में महंगाई में कमी की पेशगोई तो कर दी गई है, लेकिन अब देखना यह है कि ये पेशगोई कब सच साबित होगी। बिल्कुल, इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन करें डॉक्टर खाकान नजीब साहब, इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो मैं आपके साथ कुछ स्टैट्स शेयर कर लेती हूँ। हम आए रोज एक ब्रेकिंग अनाउंस कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नई बुलंदियों को छूता हुआ नजर आ रहा है और नफ्सियाती हद को अबूर कर गया है। मुझे ये बताइए, एक तरफ ये आदादोशुमार है, दूसरी तरफ कुछ वो स्टैट्स हैं जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हमें देती है, इसका फायदा आखिर हो किसको रहा है? क्योंकि जिनको होना चाहिए उन्हें तो मिल नहीं रहा। थोड़ी सी आप ही हमें बता दें कि हाँ ये लोग हैं जो कि बेनिफिशियरी हैं, इन्हें इतना फायदा हो रहा है, ये आम आवाम के फायदे की बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपकी ये जो बात है इसमें वजन है वो इस तरह से कि स्टॉक मार्केट तकरीबन 3-3.5 लाख इन्वेस्टर है उसमें। सो पाकिस्तान की जो मार्केट है वो एक बहुत नैरो मार्केट है। वो ऐसा नहीं है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है लाइफ टाइम की वो उसमें पड़ी हो, या आपकी जो रिटायरमेंट इनकम है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से आनी हो। पाकिस्तान में ना इस तरह की मार्केट को कभी तकवीयत दी गई, और ये कसूर उन मार्केट पार्टिसिपेंट्स का है जो मार्केट को डेवलप करते हैं, मार्केट को बनाते हैं, मार्केट को ब्रॉडन करते हैं। दुनिया भर में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट में आती हैं और एक ब्रॉड बेस्ड होती हैं। लोग जाके सिर्फ बैंकों में पैसे नहीं रखते, प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, गोल्ड नहीं खरीदते, डॉलर नहीं खरीदते दूसरे ममालिक में, वो अपने स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनियों के हिस्से में पैसे रखते हैं। और सबसे बढ़ के अपनी रिटायरमेंट की जो फंडिंग है वो स्टॉक मार्केट के डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं। सो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज अ डिफरेंट स्टोरी कंपेयर टू द अदर मार्केट्स। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जितनी भी डेप्थ है उसके मुताबिक जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं, जो बैंकिंग कंपनीज हैं, फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, इन सब ने अच्छा परफॉर्म किया। 3.5 लाख पार्टिसिपेंट्स हैं, 40,000 की मार्केट थी। टेल विंड बिकॉज ऑफ द IMF प्रोग्राम, सस्ते हिस्से और थोड़ी सी इकोनॉमी की जो इंडस्ट्रियल रमक है, जो एग्रीकल्चर रमक है, जो इनिशियल साइंस हैं कि मार्केट को वो तकवीयत दे रहे हैं। इनिशियल साइंस यही है कि एक रिकवरी, मैक्रो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा ना, डॉलर अब उस तरह ऊपर नीचे नहीं जा रहा। ये तो आपको भी आम आदमी को भी मालूम है कि ऐसा हो रहा है। इसी तरह आपने देखा कि एक्सटर्नल फ्लोज कुछ बेहतर हुए, ज़र मुबादला के ज़खायर कहाँ 2.9 अरब डॉलर पे थे, अब आप देखिए तो वो चले गए हैं तकरीबन 7.2 अरब डॉलर पे। अभी भी ये बहुत कम है फ्रॉम अ कंफर्टेबल लेवल। IMF का रिव्यू हो गया। सो ये सब चीजें इन हिस्से को जो सस्ते थे एक तकवीयत दे रही हैं। जो आप कह रही हैं जो मेन स्ट्रीट है पाकिस्तान की, उसकी एक फर्क स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि पाकिस्तान में हमने ना कारोबार को आगे बढ़ने दिया, हमने लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो सारी प्रॉपर्टी, गोल्ड और जो है डॉलर्स में करवाई। उसकी वजह से कारोबार तो तकवीयत मिली नहीं। हमने एग्रीकल्चर में जो 95% छोटा एग्रीकल्चरिस्ट है उसको कभी सपोर्ट नहीं किया, ना फाइनेंसिंग में सपोर्ट किया, ना ही हमने उसको मैकेनाइज करने में सपोर्ट किया, ना अच्छा बीज दिया। तो ना आपने ये जब सब काम नहीं किए तो ये एक ब्रॉड बेस्ड जो आप तरक्की देखना चाहते हैं हम उसकी तरफ नहीं जा सके। लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 साल पहले 33% के करीब थे वो लोग जो कि गुर्बत की एक लकीर से नीचे थे, अब वो 40% लोग हो चुके हैं। फिर आप क्या समझते हैं, हम बार बार कर्जों की तरफ ही देखते रहेंगे, हमें कर्जे मिलेंगे तो ही हम अपनी इन तमाम चीज़ों को बेहतर कर सकेंगे? क्योंकि अभी भी यही कहा जा रहा है कि एक और IMF के प्रोग्राम में जाएगी जो भी नई हुकूमत आएगी।
एक तो पॉवर्टी पे ये बात करता चलूं कि इसके आदादो शुमार तो ऐसे नहीं आते, ये मॉडलिंग की बेस पे हम कहते हैं कि जो हमारे पास आदादो शुमार है हम उनको आगे प्रोजेक्ट करते हैं, पर इसमें कोई शायद गलती भी नहीं है, इसलिए कि जहां पे ग्रोथ नेगेटिव रही है पिछले साल, इन्फ्लेशन पिछले साल से लेके अब तक, आपने अभी का भी फिगर सही दिया, वो बढ़ी हुई रही है, तो लोगों को ऑन द एवरेज तकलीफ हुई है और जो बिल्कुल वल्नरेबल सेगमेंट्स थे उनको ज्यादा तकलीफ हुई है। पर हमने साथ साथ ये भी किया है, मैं हमेशा कहता हूं कि हमने क्या क्या ख्याल रखे वो भी याद रखने चाहिए, कि हमने 467 अरब तक अपना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ाया। ये उन्हीं लोगों को हम सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 3 वक्त का खाना नहीं खा सकते, तो तीसरे वक्त का खाना जो है हम उनको दे दें। हम उनको पॉवर्टी से तो नहीं निकाल रहे हैं पैसे देके, पर हम ये सपोर्ट दे रहे हैं। देखिए अगले 5 साल आप अपने मुल्क के डिफाइन कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। IMF का जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जो काम मैं आपको कह रहा हूं, पाकिस्तान में अगर वो नहीं करेंगे तो हम कभी भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इस मुश्किल से निकाल नहीं। अच्छा सर, एक तरफ तो वो है जो कि आर्टिफिशियल तरीके से हम लोगों को स्ट्रेटेजीज मतलब जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनानी पड़ती हैं। दूसरा हम ये देखते हैं कि कुदरती आफात जो है वो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बड़ा असरअंदाज होती हैं। 2022 में आने वाले तबाहकुन सैलाबों के बाद आलमी सतह पर हमने देखा कि मतलूबा इमदाद ना मिलने से पाकिस्तान को मुतासरीन की बहाली का सामान कर्जे लेकर करना पड़ा। ये जो अभी रिसेंटली आपने देखा ना कि कॉप कॉन्फ्रेंस हुई है, पाकिस्तान के लिए ये कॉप कॉन्फ्रेंस कितनी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी हुई है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा खातिर खान नताइज हमें उस तरह से नजर नहीं आए। वो अलग बात है कि पाकिस्तान को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जरूर गया था। पाकिस्तान जो कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग में, वो बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा है, और जितना नुकसान हमने उठाया है वो बहुत बड़ा है। हम ये कोशिश कर रहे हैं दुनिया को बराबर कराने की कि इस नुकसान की जो तलाफी है करने के लिए हमारी मदद की जाए, और ये एक बहुत बड़ी रकम है जो उनसे मांग रहे हैं। अब ये भी याद रखिए कि दुनिया ने आपको 10-11 अरब डॉलर कमिट तो किया था ना जनीवा में, अब उसका फॉलो अप भी आपको करना है ताकि आप वो पैसे ला सकें। पहले तो वहां से शुरू करेंगे, जो पैसे कमिट हुए थे उसमें से कितने आए हैं, नहीं आए तो उनको फॉलो अप करें, और फिर COP28 में अगर आप गए हैं तो आपने नए पैसे जो हैं उनका जो इजरा हुआ है उसको फॉलो अप करना है। पर तीसरी ये बात है कि जो काम भी जिंदगी में करना है, मैं तो इसी में बिलीव करता हूं कि वो अपने जोर बाजू पे करना है। अपने मुल्क को रीडिजाइन कीजिए ताकि वो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ भी जाए, और ऐसा ना हो कि दरियाओं के दरमियान में होटल बनाएं। मतलब इसको भी अपनी समझ लगाइए, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को ठीक कीजिए, सो दैट आप एनवायरमेंटली साउंड इकोनॉमी जो है वो क्रिएट कर सकें। अब इसकी तरफ डॉक्टर साहब आजकल हम जो शोर सुन रहे हैं 20 से 25 अरब डॉलर का अमारात की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट की जाएगी, इस इन्वेस्टमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? सरमायाकारी को किस तरह से देख रहे हैं? शॉर्ट टर्म होगी, लॉन्ग टर्म होगी? इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तानी मईशत पर? ये एक फर्क अब हम तरफ चले गए हैं, और उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जो FDI है, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसका हजम पिछले 10 साल में अगर मैं देखूं 1.5-2 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जाता। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत कदरे कम है। अगर 25 अरब डॉलर CPEC के छोड़ दें तो वी हैव नॉट रियली बीन एबल टू गेट मच मनीज फॉर पाकिस्तान, इसलिए कि हम पाकिस्तान को पिच नहीं कर पाते कि पाकिस्तान इज आल्सो अ डेस्टिनेशन फॉर FDI। सारी दुनिया यही जानती है कि IMF के 23 प्रोग्राम है, उसमें मुल्क फंसा हुआ है, और अपने अंदरूनी मामलात, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी, सोशल भी, उनके जो फंडामेंटल मसाइल हैं इन तीनों सेक्टर्स के, ये हम हल नहीं कर पाते। इट इज टाइम कि पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो बड़े हैं पाकिस्तान के, बड़ों से मेरा मतलब है जो थिंकर्स हैं, उनको सोचना चाहिए कि अपनी थिंकिंग क्रिएट करें, और ये जो FDI है जरूर आनी चाहिए पाकिस्तान में। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसको भी पैसे डालने चाहिए। इनिशियल लेवल पर देखना यह है कि रीफॉर्मेट करने की जरूरी है हमारे इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खाकान नजीब साहब, अपना वक्त दे रहे थे। और वही मेरा और अनवार का एक दूसरे से सवाल ये होता है, जब हम लोग स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की खबर अनाउंस करते हैं, होना कि ये है दसो पाकिस्तानी अवाम तक कब तक कुछ सम्राट शुरू होंगे, लेकिन फिर वो हमें डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया कि कुछ अलग अलग मसाइल हैं जो अलग अलग तरीकों से फिर डील किए जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड पाकिस्तान। जी तो वेलकम
बैक वंस अगेन जनाब। और ब्रेक के बाद जब हम वापस आए हैं तो मेरे जहन में एकदम से ख्याल ये भी आया कि इस बहुत सारे लोग होंगे जो कि नाश्ता कर रहे होंगे अपने अपने घरों में, कोई बाकर खानी खा रहा होगा चाय में डुबो के, किसी के अंडे पराठे चल रहे होंगे, कुछ डाइट कॉन्शियस होते हैं जो कि सिर्फ एग मील में लेते हैं, एग वाइट्स लेते हैं। नहीं वैसे अब मेरे ख्याल में एक अंडा विद यॉक भी खा लें तो भी बेटर रहता है आपके लिए। कुछ लोग होते हैं जो कि प्रोटीन इंटेक अपना ज्यादा रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए नमिता बता रहे हैं कुछ दलिया भी खाकर आए होते हैं। तो ऐसे में खैर इस चीज को हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो डेली रूटीन है ना सर्दी में खाने पीने के हवाले से वो बड़ी चेंज हो जाती है। वाटर इंटेक वैसे ही हमारा बहुत कम होता है और ऐसे में हम लोग इतनी भारी भारी इतनी हैवी डाइट ले रहे होते हैं कि जिसके बाद हम अगर रात में कहीं पर जाके इत्तेफाक करते हैं तो छोटे से ग्रीन टी के कप के साथ, लेकिन उससे पहले कि सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि सर्दियों में जब हम देखते हैं बहुत सी सौगातें भी आ जाती हैं, जिस तरह से हर किस्म के हलवे हैं, गाजर का है, पेठे का है, दाल का है। तो फिर इस तरह के खाने खाते हैं हम लोग। ज्यादा वक्त जो अपना है बिस्तरों पर गुजारते हैं, कंबलों में गुजारते हैं क्योंकि दाल का हलवा तो आजकल आपके घर में भी आया है। जी बिल्कुल ठीक है, सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, यानी कि आप पूरा फॉलो कर रही हैं। बिरयानी भी बनी थी कल तो आपके घर। वाह जी वाह, क्या बात है। ठीक है, अच्छा यानी कि जरिए आप अच्छे तरीके से फॉलो करिए। चलें उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं जिनको फिर मसाइल का सामना भी है, जो कहते हैं कि हमें डाइट अगर हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो फिर अब हमारा पेट भी निकलना शुरू हो गया है, हमें मुश्किल मसाइल का सामना करना पड़ा है। खुसूसी तौर पर सर्दियों में हम देखते हैं जैसे कि जरिए आप ये कह रही हैं कि वाटर इनटेक भी हमारा कम हो जाता है। तो इसी पर हम बात करेंगे। माहिर ग़िज़ाइयत सहर तस्कीन ने हमें इस वक्त स्टूडियोज में ज्वाइन किया। सहर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना यही चाहेंगे कि रूटीन फिर जिस तरह से खराब हो जाती है, हम सर्दियों में ज्यादा आराम पसंद हो जाती हैं, तो फिर ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये मिलकर फिर जो हमारा वेट है उसको बढ़ा देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली हमारे पास सबसे पहले कंडीशन ओवरवेट की आती है। अगर आप अपना वेट बैलेंस नहीं करते तो आप ओबेसिटी के किसी भी ग्रेड में फॉल कर सकते हैं। और जैसे आपने विंटर की बात की तो विंटर में बेसिकली हमारी फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर होती है क्योंकि रातें लंबी हैं, दिन छोटे हैं, हम सब जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके अपने बिस्तरों की तरफ जाते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं और कैलोरी इनटेक हम ज़्यादा ले रहे होते हैं और हमें ध्यान नहीं रहता कि हमने कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर ली हैं, जिस बिहाफ पे हमारा वेट ज्यादा हो जाता है। ठीक, अच्छा सर हमने ये भी देखा कि दिन छोटे होने की वजह से ना लोगों का जो खाने पीने का शेड्यूल है वो बड़ा डिस्टर्ब रहता है और रात भी जरा आपको पता है 5:30 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है और 9 बजे ऐसा लगता है जैसे 11-12 बज गए हैं। तो मील आवर्स लोग क्या रखें कि आप कहें कि ये इससे इस टाइमिंग से लेके इस टाइम के दौरान अगर आप खाना पीना अपना रखते हैं तो शायद ये भी आपका मोटापा कम करने में और वजन कम करने में मदद देगा आपको। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बैलेंस लाइफस्टाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओबेसिटी में, किसी भी क्रोनिक डिजीज में या प्रॉपर लाइफस्टाइल के लिए। तो मैं यही कहूंगी कि आप पोर्शन कंट्रोल से डाइट लें। ठीक है, डाइट से मुराद ये नहीं है कि आपने मील स्किप करना है, आपने कोई मील स्किप नहीं करना है, लेकिन पोर्शन कंट्रोल के साथ लेना है आपने, ताकि आपका वेट बैलेंस रह सके। ठीक है, लेकिन सर ऐसा फिर क्यों है कि सर्दियों में ही हम सबका फोकस होता है ड्राई फ्रूट्स की तरफ, सूप की तरफ, अंडों का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम हलवों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये सर्दियों के लिए। मेरा ख्याल है अगर मॉडरेशन में हम इस्तेमाल करना चाहें तो हम पूरा साल ही करते रहे और फिर इनका फ़ायदा जो है वो लेते रहें। जी बिल्कुल ऐसे ही। ये एक दरअसल कल्चर बन चुका है हमारे पाकिस्तानियों का कि आपकी जब सर्दियाँ आएंगी, विंटर्स का सीज़न आएगा तब भी आपने ड्राई फ्रूट्स की कंजप्शन करनी है, फिश की कंजप्शन करनी है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है, ये एक हमारा माइंड सेट हो चुका है बेसिकली। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं वेट मैनेजमेंट के लिए, ओबेसिटी के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। तो मैं ये कभी भी किसी भी क्लाइंट को, किसी भी पर्सन को, नॉर्मल पर्सन को भी नहीं कहूँगी कि आप जो हैं वो सिर्फ सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करें। नहीं, ड्राई फ्रूट्स के जितने फ़वाइद हैं आप उसको ओवरऑल पूरे सीजन में कंजप्शन कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स की। ठीक है। अच्छा दूसरा ये कि हम देखा है कि मछली पर भी लोगों का बड़ा फोकस रहता है सर्दी के सीजन में, क्योंकि कहा यह जाता है कि मछली एक गर्म ग़िज़ा है, अगर आप उसको नॉर्मल समर सीजन में खाएंगे एक्नी हो जाएगी, स्टमक डिस्टर्ब रहेगा। ये मिथ है या ये वाकई हकीकत है? दूसरा ये भी कि ज़रूरत से ज़्यादा मछली खाना भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ज़रूरत से ज़्यादा तो चाहे वो फिश हो, वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, वट कोई भी हेल्दी चीज़ हो, आई मीन टू से टॉक्सिसिटी की तरफ आपने नहीं जाना। बैलेंस लाइफस्टाइल के लिए, क्रोनिक डिजीज से बचने के लिए आपने हमेशा जो भी चीज़ लेनी है वो आपने नॉर्मल अमाउंट में जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड है। ठीक है, बट जो फिश की बात है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ साथ विटामिन बी हमें फिश से मिल रहा है। ठीक है, तो आप विंटर्स में लें, समर में लें, बट ये मिथ है कि एक्नी हो जाएगी, ऐसा उसके अंदर ऐसा कोई इनऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट है ही नहीं। ठीक है, जिस बिहाफ में हम ये बात करें। ठीक है, और फिर जो लोग अभी मोटापे का शिकार हैं वो उसको किस तरह से कंट्रोल करें? मोटापा कम करने के लिए इस सीजन में कौन सी ऐसी डाइट है जिसका इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए?
जी बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो वाटर इनटेक है, सिंपल जो एक सादा पानी है, वो भी जो है हमारे वेट को मैनेज कर रहा होता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव आउट कर रहा होता है। जैसे हम कहते हैं कि आप सुबह उठ के निहार मुंह एक गिलास पानी लें, ठीक है, जो आपकी मेन कंजप्शन है। उसके अलावा आप स्पेशली वाटर इनटेक के साथ साथ आप अपने मेजर मील्स को पोर्शन कंट्रोल के साथ लें। ऐसे फ्रूट्स का इंतखाब करें जो कि वाटर रिच है, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव हो, आपका वेट बैलेंस हो, और फिजिकल एक्टिविटी की तरफ भी आपने फोकस करना है, सिर्फ नॉट ओनली डाइट। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर ग़िज़ाइया सहर तस्कीन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।